आज हम मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो मैट्रिक्स यानी कि अवयव होता है क्या है? पंक्ति जिसको इंग्लिश में रो कहते हैं, तथा स्तंभों यानी कि जिसको इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। पंक्ति और स्तंभ में किसी सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याओं के आयताकार व्यू को अवयव कहते हैं। जैसे मान लो आपने ये जो इस टाइप की पंक्तियों में, ये तो पंक्तियां हैं, जो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ऐसे एनवी पंक्ति, और ये कॉलम है। तो इनमें आपने एलिमेंट रख दिए। उन एलिमेंटों का जो ये सुनिश्चित जो क्रम है, इनमें क्रम का ध्यान रखना होता है कि क्रम महत्वपूर्ण होता है। जैसे ये पहला एलिमेंट है, इसको हम कहते हैं ये पहली पंक्ति में और पहला कॉलम का एलिमेंट है, तो A11 से डिनोट करते हैं। A12 को यानी कि ये पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। इसी प्रकार A1n का मतलब होता है ये पहली पंक्ति का nवें कॉलम का एलिमेंट है। इसी प्रकार कहीं मान लो AN2 लिखा हो, मतलब nवीं पंक्ति का दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। तो इनको ये स्तंभ और कॉलम में सुव्यवस्थित यानी क्रम इनका निश्चित होता है। तो इस प्रकार ये मैट्रिक्स का निर्माण होता है और इसका m से लिखा जाता है। जैसे मान लो ये पहला एलिमेंट तो क्या बताएगा, पंक्तियों में यानी कि mवीं पंक्ति है, और ये बताएगा nवां कॉलम का एलिमेंट है। अवयव का क्रम यानी मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है? मैट्रिक्स के क्रम को m क्रॉस n से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर m यानी पहले तो पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है और बाद में स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसको 2x2 की मैट्रिक्स में ये A11 एलिमेंट, A12, ये 21, 22 एलिमेंट है। तो इनको आपको पता होना चाहिए किस एलिमेंट को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। फिर ये 3x3 की है, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, 3x3 हो जाएगा। और कौन सा एलिमेंट पूछ सकता है कि इसमें कि A32 यानी तीसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम का एलिमेंट कौन सा, तो 329 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए, छोटा क्वेश्चन आ सकता है। फिर अब मैट्रिक्स के प्रकार, तो पहला रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति अवयव क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे देखो ये एक ही पंक्ति है, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मान लो ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें केवल कॉलम ही है, तो उसको स्तंभ मैट्रिक्स यानी कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसका ध्यान रखना, क्रम पंक्ति मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा, तो देखो इसमें पंक्तियों की संख्या तो 1 है, बाकी स्तंभों की संख्या n है। तो ये क्या हो गया, 1/n। और जो कॉलम मैट्रिक्स होगी, इसमें n तो ये क्या है, ये रो है, तो n तो रो है, लेकिन कॉलम एक ही है, इसलिए इसको स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका क्रम क्या होगा, n/1 की हो जाएगी। इनका क्रम का क्वेश्चन आ सकता है कि पंक्ति मैट्रिक्स का या स्तंभ मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है। शून्य मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, यानी देखो इनका क्रम n/n की होगी, तो उनको हम क्या कहेंगे, वर्ग मैट्रिक्स कहेंगे। फिर विकर्ण मैट्रिक्स यानी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी वर्ग मैट्रिक्स यानी पहले तो वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसमें अगर यह मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो यानी इसको तो हम कहते हैं ये विकर्ण होता है। इसके अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। फिर अदिश मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण मैट्रिक्स के अवयव के सभी अवयव क्या हो, सेम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स या अदिश मैट्रिक्स कहेंगे। अगर इकाई मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर ऐसी जो वर्ग मैट्रिक्स है जिसके विकर्ण के अवयव सेम और एक हो, क्या हो, एक तो इक्वल हो, यानी कि ऐसी अदिश मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, 1 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये कुछ टाइप है जो आपको डायरेक्ट पूछ सकता है। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होती है? इसमें भी दो प्रकार की त्रिभुजाकार होती है, एक तो ऊपरी त्रिभुजाकार, एक निम्न त्रिभुजाकार।
जो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होती है इसमें वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें अगर मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसको ऊपरी त्रिभुजाकार वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। और निम्न त्रिभुजाकार वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसको निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। समान मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कब कहलाएगी, ध्यान रखना इसमें एक तो मैट्रिक्स का क्रम सेम हो और संगत अवयव क्या हो, बराबर हो। तो सबसे पहले तो उनका जैसे n/m की है तो दूसरी भी n/m की होनी चाहिए, तभी वो समान मैट्रिक्स होगी, यानी क्रम उनका एक तो सेम होना चाहिए। फिर जो एलिमेंट है, जो जैसे ये पहला एलिमेंट है a11, ये इसके b11 के बराबर हो, a12 b12 के बराबर हो, a21 b21 के बराबर हो, a22 b22 के बराबर हो, यानी कि संगत एलिमेंट क्या हो, बराबर हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स यानी कि समान मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्जांपल देके कि x की वैल्यू ज्ञात करो, y की वैल्यू ज्ञात करो, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर देखोगे ये इसके बराबर होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। और ये एलिमेंट y वाला डायरेक्ट भी देख सकते हो, y की वैल्यू यहाँ से -4 भी हो सकती है, ठीक है, तो यानी कि हो सकती नहीं होगी, यानी कि ये इसके बराबर होगा। यहाँ से भी निकाल सकते हो y + 7 = 3, तो वैल्यू सेम ही आएगी। यहाँ से इसकी z की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स दे रखा है, मतलब संगत एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर जो मैट्रिक्स होता है इन पर ऑपरेशन, मैट्रिक्स का ऑपरेशन फिर कर जाए, पहले सबसे पहले देखेंगे योग मैट्रिक्स, यानी कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है उनका योग, तो योग के लिए सबसे पहले तो उनका क्रम सेम होना चाहिए, तब भी हम योग कर पाएंगे। अगर क्रम में सेम नहीं है तो योग नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्रम सेम होना चाहिए। तो जब दो या दो से अधिक मैट्रिक्स एक ही क्रम की हो तो उन पर योग संक्रिया लागू होती है, और योग संक्रिया के अंतर्गत क्या करते हैं, हम संगत एलिमेंट को जोड़ते हैं। जैसे a11 को b11 के साथ जोड़ते हैं, a12 को b12 के साथ जोड़ते हैं, a21 को b21 के साथ जोड़ते हैं, a22 को b22 को साथ जोड़ते हैं, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स प्राप्त होती है। ध्यान रखना, अगर इस मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम क्रम की है तो योग के बाद में भी उनका क्रम तो सेम ही होगा, तो यानी कि ऑर्डर m/n की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। और वो इस प्रकार हम जोड़ करके, जैसे ये दो मैट्रिक्स दे रखी है, इनका योग मैट्रिक्स ज्ञात करनी है, तो इसका एलिमेंट जोड़ के ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई ये उनकी योग मैट्रिक्स है। तो योग करना आना चाहिए आपको। फिर योग संक्रिया के कुछ गुणधर्म है कि योग संक्रिया क्रम विनिमय का पालन करती है। मैट्रिक्स के दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, चाहे a+b जोड़ो चाहे b+a जोड़ो, वैल्यू सेम ही आएगी, ये ध्यान रखना। एसोसिएटिव नियम का भी पालन करती है कि जो भी ये योग मैट्रिक्स के लिए योग संक्रिया एसोसिएटिव होती है। फिर निरसन नियम भी लागू होता है। निरसन नियम यानी कैंसिलेशन लॉ क्या होता है कि अगर दो मैट्रिक्स सेम है, देखो यहाँ पर राइट में सेम मैट्रिक्स है तो उनको आप कैंसिल भी कर सकते हो। अगर लेफ्ट में सेम है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लागू होता है, तो ये ध्यान रखना। फिर तत्समक मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, तत्समक मैट्रिक्स होती है, यानी कि वो जो जीरो मैट्रिक्स है उसको किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ेंगे तो मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। उसको जीरो मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, तत्समक मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, उसके सभी एलिमेंट जीरो हो, तो ये ध्यान रखना, ये तत्समक मैट्रिक्स है। फिर योग के लिए प्रतिलोम मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स है तो उसका -a मैट्रिक्स, यानी कि सब एलिमेंटों आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, उससे एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी, उसको हम कहेंगे योग के लिए ये क्या है, तत्समक मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स है। क्योंकि इसको जोड़ोगे तो डेफिनेटली देखो जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होगी, इसका मतलब ये क्या हो गई, इसकी इन्वर्स मैट्रिक्स हो गई। और मैट्रिक्स का व्यंकलन, यानी कि एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को घटाना हो तो सेम वही जोड़ वाले, पहले तो उनका क्रम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप घटा सकते हो। तो संगत एलिमेंटों में आप घटा के लिख दोगे तो वो क्या प्राप्त हो जाएगा, व्यंकलन मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ना घटाना तो आसान ही है, लेकिन ध्यान रखना मैट्रिक्स का गुणन एक इम्पोर्टेंट संक्रिया है। दो मैट्रिक्स उनका गुणन कब संभव होगा, एक तो ये ध्यान रखना, और मैट्रिक्स का गुणन किस प्रकार किया जाता है, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो दो मैट्रिक्स का गुणन
दो मैट्रिक्स का गुणन तब भी संभव होगा जब प्रथम मैट्रिक्स यानी कि प्रथम मैट्रिक्स के तो स्तंभों की संख्या यानी कॉलम की संख्या और द्वितीय मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या क्या हो, सेम हो। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स कोई पहली मैट्रिक्स है जिसकी M1 क्रॉस M1 N1 ये इसका क्रम है। सेकंड मैट्रिक्स ये है M2 क्रॉस N2 की है। तो प्रथम मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या यानी कि N1 और द्वितीय मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या यानी कि M2 ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर N1 इक्वल टू M2 है तो ही हम क्या कहेंगे कि उनका गुणन संभव है। अगर ये बराबर नहीं है तो गुणा संभव होगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो ये जो यानी कि प्रथम मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और द्वितीय मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फिर जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका क्रम क्या होगा, तो ध्यान रखना इनका क्रम क्या होगा, M1 क्रॉस N2 होगा। यानी बचा हुआ ये इधर बचा, एक तो ये बचा हुआ, एक ये बचा हुआ, इन दोनों का क्रम क्या हो जाएगा, M1 क्रॉस N2 हो जाएगा। तो एक तो मैट्रिक्स गुणन के लिए संभव कंडीशन ध्यान रखना, प्रथम मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या, द्वितीय मैट्रिक्स के कॉलम पंक्तियों की संख्या क्या इक्वल होनी चाहिए। फिर नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी गुणा करने के बाद उसका क्रम क्या होता है वो भी ध्यान रखना, M1 M2 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट शर्त है। शर्त के बाद में गुणा कैसे कराएंगे, इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखना जो प्रथम मैट्रिक्स है उसका तो आप क्या लोगे, एक पंक्ति लोगे, और जो स्तंभ में सेकंड मैट्रिक्स है उसका आप क्या लोगे, स्तंभ लोगे। तो पहले देखो A11 और A12 लेंगे उधर से एलिमेंट, इधर से B11 और B21 लेंगे, यानी इसकी तो पंक्ति लेंगे, इसका क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। फिर यहाँ पर A11 को B11 से गुणा कराएंगे, A12 को B21 से गुणा कराएंगे और दोनों का गुणा कराने के बाद में इनको जोड़ देंगे। जैसे ये आपका क्या बन जाएगा, पहला एलिमेंट बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, A11 को इसको B11 से गुणा करना, A12 को B21 से गुणा करना, फिर इनको जोड़ के यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कंडीशन है ना, देखो अगर यहाँ पर प्रथम मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और द्वितीय मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं होती तो एक एलिमेंट ऐसा बच जाता, मान लो कोई इधर 3 उधर 2 होते तो एक एलिमेंट बच जाता, उसका गुणा किसके साथ करते तो समस्या आ जाती। इसलिए जो प्रथम मैट्रिक्स है इसके स्तंभों की संख्या और द्वितीय मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फिर अगर ये गुणा कर लिया, फिर इस कॉलम के साथ तो गुणा हो चुका है, अब सेकंड वाला कॉलम लेंगे उसके साथ इसका गुणा करेंगे। जैसे A11 का B12 के साथ, A12 का B22 के साथ गुणा करके इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर ये तो पहला पंक्ति को है, अब सेकंड पंक्ति लेंगे। अब क्या करेंगे, ये सेकंड पंक्ति लेंगे, इसका पहले इस कॉलम के साथ गुणा कराएंगे, फिर इनको जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर इसका इस कॉलम के साथ गुणा कराएंगे, फिर इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार ये मैट्रिक्स गुणा के बाद में प्राप्त हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, गुणा करना इम्पोर्टेंट है। तो गुणा कैसे किया जाता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए और उसकी शर्त क्या है वो भी पता होना चाहिए, और गुणा करने के बाद में मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका। फिर गुणन संक्रिया के गुणधर्म, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करती। कोई मैट्रिक्स जरूरी नहीं है वो क्रम विनिमय, हो सकता है कभी कोई दो मैट्रिक्स को गुणा करो तो क्रम विनिमय हो जाए, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। तो ध्यान रखना गुणन संक्रिया क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती मैट्रिक्स के लिए। तो मैट्रिक्स का गुणन करोगे तो क्रम विनिमय का पालन नहीं होगा। साचार्य नियम का पालन होता है, ये ध्यान रखना। गुणन संक्रिया के लिए निरसन नियम भी का भी पालन होता है, यानी कि लेफ्ट कैंसिलेशन लो या राइट कैंसिलेशन लो होल्ड करेगा। फिर तत्समकता यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, जैसे 3x3 के लिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो ये ध्यान रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुणन में इकाई मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करने पर वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि इकाई मैट्रिक्स तत्समक मैट्रिक्स होती है गुणन संक्रिया के लिए। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन लो, गुणन संक्रिया में बंटनता का पालन होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन लो भी होल्ड करता है। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लो है या राइट डिस्ट्रीब्यूशन लो होल्ड करता है।
फिर मैट्रिक्स का अदिश गुणन, यानी कि किसी मैट्रिक्स को अदिश राशि से गुणा करने पर नए जो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को हमें गुणा करना होता है। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स ए है, इसको मेरे को के से गुणा करना है, तो के को गुणा करना मतलब प्रत्येक एलिमेंट के साथ के का गुणा करूँगा तो वो मैट्रिक्स का अदिश के साथ गुणा कहलाएगा। तो अदिश को कोई अदिश राशि है, उसको क्या करना है, प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा कर दोगे तो मैट्रिक्स के साथ गुणा कहलाएगा। और दो मैट्रिक्स का गुणा तो आपने ऊपर देख ही रखा है। फिर किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्तन मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स, ध्यान रखना वर्ग मैट्रिक्स में ये ऐसा निकाला जाता है कि पंक्ति और स्तंभों को क्या करते हैं, परस्पर बदल दिया जाता है, तो जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है हम उसको क्या कहते हैं, परिवर्तित मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लो ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ये क्या है, पंक्तियाँ है, तो पंक्तियों को क्या बना दिया, यहाँ पर कॉलम बना दिया, तो ये इसकी परिवर्तित मैट्रिक्स हो गई। और इसको डिनोट करने का तरीका एक ही टी का मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो ये इस प्रकार आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो ये चिन्ह डिनोट नहीं करना है क्योंकि ये इन्वर्स में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए डिनोट करने का तरीका ये सही है। फिर सममित मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी अगर उसका ट्रांसपोज निकालें और वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम सममित मैट्रिक्स कहते हैं, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। और जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स दे रखी है और इसका हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला और वही प्राप्त हो गई, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। फिर इसको सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसको हमने क्या किया, हमने उसका ट्रांसपोज निकाला और ट्रांसपोज निकालने के बाद में माइनस मैट्रिक्स यानी कि माइनस का चिन्ह प्राप्त हो जाए उसी मैट्रिक्स के साथ, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स क्या कहलाती है, इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे इसको आप उल्टा करोगे, माइनस से प्रत्येक एलिमेंट को गुणा कराओगे तो देखो यही प्राप्त हो जाएगा और ये माइनस का चिन्ह बाहर आ गया। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्यू ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। फिर जो अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाली उसके गुणधर्म क्या होते हैं। यदि एक मैट्रिक्स ए एक वर्ग मैट्रिक्स हो तो जो इस प्रकार की मैट्रिक्स है ए को 80 यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ जोड़ने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगी। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये कोई भी दो मैट्रिक्स को जोड़ोगे डेफिनेटली एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखो इसको 80 प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही हो जाएगा। तो ये क्या प्राप्त होगी, सेम ही मैट्रिक्स, यानी जो हमने जिसका ट्रांसपोज निकाला वही प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये सममित मैट्रिक्स है। इसी प्रकार अगर इसका देखोगे तो ए माइनस 80 इस यानी कि इसको देखना सममित है या विषम सममित है, तो इसका आपने निकालोगे ट्रांसपोज तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार होगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी और इसको माइनस के साथ लिखते हो तो ए माइनस 80, यानी कि देखो जिसका ट्रांसपोज निकाला उसके आगे माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, विषम सममित मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार की तो विषम सममित मैट्रिक्स होगी और ये सममित मैट्रिक्स होगी। और ये क्या कह रहा है, इस टाइप की जो मैट्रिक्स है ये क्या होगी, सममित मैट्रिक्स होगी। तो इसको आप निकाल सकते हो इस प्रकार ट्रांसपोज करके, तो ये क्या हो जाएगा, सममित मैट्रिक्स हो जाएगी। और आपको ध्यान रखना है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे तो वो ए मैट्रिक्स प्राप्त होती है। यदि दो मैट्रिक्स का योग वे गुणन के लिए अनुकूलन हो तो उसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस प्रकार निकलता है, तो ये इस प्रकार उसका निकाल सकते हो। यानी कि जोड़ और माइनस के लिए हो तो डायरेक्ट उनका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जोड़ और घटा सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, अगर कोई गुणा है, गुणा के लिए क्या होता है, उसका उल्टा ट्रांसपोज होता है। यानी कि ए बी, ये इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ये इस प्रकार निकलता है। तो यहाँ पर ये गुणा का, और मान लो कोई अदिश राशि से गुणनफल है तो उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या होता है, और ये ध्यान रखना ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। किसी भी मैट्रिक्स को
सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में, यानी कि इस सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है प्रत्येक मैट्रिक्स को। यहाँ पर अभी हमने इसका इन्वर्स, इसका मैट्रिक्स का निकाला था ट्रांसपोज, तो वापस निकालते हैं इसका, किस प्रकार निकलेगा। तो इसका ध्यान रखना, इस प्रकार निकलेगा। तो ये तो ए हो जाएगा, ये एक के ऊपर टी, तो देखो सेम ही प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये क्या, सिमेट्रिक है। मैट्रिक्स रूपांतरण, यानी किसी भी वर्ग मैट्रिक्स में 6 प्रकार से रूपांतरण किया जा सकता है। 3 प्रकार से तो पंक्तियों में, 3 प्रकार से स्तंभों में, यानी कि 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों के मध्य विनिमय किया जा सकता है। जैसे R1 को R2 में, R2 को R1 में आपस में रूपांतरित किया जा सकता है, या कॉलम में रूपांतरण किया जा सकता है। तो 2 प्रकार से थी ये। किसी पंक्ति और स्तंभ को अशून्य संख्या, यानी कि ध्यान रखना शून्य संख्या से गुणा नहीं करना, अशून्य संख्या से गुणा करके लिखा जा सकता है, तो भी कोई चेंज नहीं होता। फिर किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी दूसरी पंक्ति व स्तंभ को अशून्य संख्या से गुणा करके जोड़ और घटा सकते हो। तो ये 6 प्रकार से आप इनमें रूपांतरण कर सकते हो, जो आपको ध्यान में रखना है कि 2 पंक्ति 2 स्तंभों के मध्य विनिमय कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, ये ऊपर R1 ये R2 था, ये R2 को ऊपर R1 को नीचे लिख दिया, तो इससे मैट्रिक्स प्राप्त होती है। इसी प्रकार कॉलम 1 और कॉलम 2 को भी रूपांतरण कर सकते हो। किसी पंक्ति में या इस और स्तंभ को अशून्य संख्या से गुणा करके जोड़ सकते हो। जैसे R1 है, R1 को 5 से गुणा करके ये R1 में चेंज कर दिया, यानी कि इसको 5 से गुणा कर दिया। इस प्रकार आप चेंज कर सकते हो। इसी प्रकार आप कॉलम में भी ये परिवर्तन कर सकते हो। और कोई एक पंक्ति या स्तंभ में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ को अशून्य संख्या से गुणा करके जोड़ घटा सकते हो। तो ये 6 प्रकार के परिवर्तन आप मैट्रिक्स में कर सकते हो, तो ध्यान में रखना है। ये तब आपको करना होता है जब इन्वर्स निकालना था, बाकी कंपटीशन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी एक आ सकता है वो उस टाइप का कि इस मैट्रिक्स को सॉल्यूशन निकालते टाइम आपको इस प्रकार का कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है। फिर व्युत्क्रम मैट्रिक्स, यदि कोई वर्ग मैट्रिक्स एक ही कोई कोटि n है, तब एक अन्य मैट्रिक्स इस प्रकार विद्यमान हो कि उसको उसके साथ मल्टीपल करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है, तो हम इस प्रकार की मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के व्युत्क्रम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के लिए बी मैट्रिक्स इस प्रकार विद्यमान है कि इनको मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, तो बी क्या कहलाएगी, ए की इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने का भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर मैट्रिक्स का इन्वर्स, जैसे 2 गुणा में मैट्रिक्स लिख रखी है, तो इसका इन्वर्स कैसे लिखा जाता है, तो ध्यान रखना यहाँ पर ये रिवर्स रूप में खुलता है। और इन्वर्स मैट्रिक्स की पहचान क्या है कि ये ए है और ए का इन्वर्स मैट्रिक्स तो वो कहलाएगी जिसको उसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होती हो। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स व्युत्क्रम मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये मैट्रिक्स की थ्योरी थी, इस पर आधारित क्वेश्चन भी देखेंगे।